अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑनलाइन लर्निंग का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक जिस तरह हम सुनते हैं कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद फिर हम सुनते हैं कि जी इससे पहले जो नोकिया का एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते थे। उसके बाद फिर MS वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हमारी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर और यूज़र एंड अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूज़र के लिए और हार्डवेयर के दरमियान, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान इंटरेक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहली क्वालिटी ये है कि ये सिंपल होना चाहिए। इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ताकि यूज़र इससे इजीली इंटरेक्ट कर सके, और दूसरी साइड पे जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली पूरी हो सकें हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इनफैक्ट ये हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट करता है और यूज़र से भी कम्युनिकेट करता है। तो इसमें एप्लीकेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें कंपाइलर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें प्रोग्रामिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारा कुछ मिल के जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी मेन दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले कि ये कन्वीनियंस हो, इसको यूज़ करते हुए यूज़र कन्वीनियंट फील करे। ठीक है, जब वो इंटरेक्ट करना चाहे कंप्यूटर के साथ। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होगा कि ये एफिशिएंट होना चाहिए, कि क्योंकि जितनी भी रिसोर्स एलोकेशन हो रही होती है वाइल यूज़र इज़ यूजिंग और इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर, तो वो सारी जो है वो रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड होता है काम सारा। मतलब उसमें मेमोरी को आपने मैनेज करना है, उसमें आपने डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज करना है, उसके बाद डिवाइसेस को मैनेज करना है, उसके बाद अगर किसी फ़ाइल को आपने फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें रीड राइट की कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, ये सब कुछ इसके ज़िम्मे है। और उसके बाद फिर अगर सिक्योरिटी का जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिक्योर भी होना चाहिए। तो कन्वीनियंस और एफिशिएंसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो भी काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे होंगे वो सारे वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। ठीक है, जहाँ तक बात है डिफरेंट फंक्शंस की, तो जैसे मैंने बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। मतलब मेमोरी को मैनेज करता है, फिर डिफरेंट जो इसमें प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं उन सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है, फिर जितनी डिवाइसेस इसके साथ अटैच होती हैं उन सारी डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होता है, फिर अगर जितनी फाइल्स इसके अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर हैं उन सारी फाइल्स को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद फिर जो भी प्रोसेसेस इसके चल रहे होते हैं वो सिक्योर प्रोसेसेस होने चाहिए, उसमें सिक्योरिटी इंश्योर्ड होनी चाहिए। उसके बाद फिर जितनी भी जॉब्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट की जाती हैं वो तमाम जॉब्स वो एफिशिएंटली परफॉर्म करे। जॉब एक बेसिकली अगर जॉब को डिफ़ाइन करें आप, तो जॉब एक टास्क है जो कि कम्बिनेशन है एक प्रोग्राम का, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का। ये मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने यूज़र के लिए परफॉर्म करनी है वो सारी मिलके एक जॉब बनाती हैं। ठीक है, जॉब कहलाती हैं, और उन जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम आपका परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम ओवरव्यू लें कंप्यूटर का, तो
बेसिकली लेयर्स की फॉर्म में फंक्शनिंग हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर। जिस तरह आपने OSI लेयर OSI मॉडल पढ़ा कम्युनिकेशंस के कोर्स में, इसी तरह जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है ये भी लेयर्स की फॉर्म में फंक्शन कर रहा होता है। तो वो लेयर्स कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। इस डायग्राम में आप देखें कि जो ये वाला पोर्शन है, इनिशियल 3 जो लेयर्स हैं ये तीनों सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, और उसके बाद जो लेयर्स हैं वो सारी हार्डवेयर बेस्ड हैं। अब सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आपने अब मैंने पावर पॉइंट ऑन किया हुआ है, या मैंने गूगल ऑन किया हुआ है, या कोई भी जो भी आपकी एप्लीकेशंस जिनसे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है कंप्यूटर के साथ, वो सारी आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, डिफरेंट यूटिलिटीज़ होती हैं, जिनकी बेस पे वो प्रोग्राम्स आपके रन हो रहे होते हैं। उसके बाद फिर थर्ड लेयर जो होती है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, तो ये पहली 3 लेयर्स जो हैं ये सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद फिर जो 3 लेयर्स हैं इसमें हार्डवेयर की एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी हार्डवेयर आपका अटैच्ड है वो हार्डवेयर की एग्जीक्यूशन इसमें शामिल है। उसके बाद फिर जो सेकंड लेयर है उसमें सिस्टम इंटरकनेक्शन, मतलब जितनी भी बसेस आपकी, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, डाटा बस है, वो सारी बसेस आपकी कनेक्ट हो रही होती हैं। और मेमोरी ट्रांसलेशन मींस के मेन मेमोरी और मेन मेमोरी से या सेकेंडरी स्टोरेज से जो भी डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उस मेमोरी की ट्रांसलेशन, उस मेमोरी की एक्सट्रैक्ट करने के एड्रेसेस वगैरह वो सारे इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद फिर जितनी भी IO डिवाइसेस या नेटवर्किंग आप कर रहे होते हैं वो सारी इस पोर्शन का हिस्सा होती है। मतलब ये डायग्राम आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रही है कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहली सर्विस जो है दैट इज़ प्रोग्राम क्रिएशन। इट मीन्स इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, मतलब वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़ और सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है, जैसा कि एडिटिंग, डीबगिंग, या ये वो सारे प्रोग्राम्स को रन करने में हेल्प आउट करता है जो एक प्रोग्रामर क्रिएट करता है। ठीक है, देन सेकेंड इज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं वो बैक एंड पे आपके सारे कोई ना कोई प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, तो उनकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स को बाज़ औक़ात डाटा राइट भी करना पड़ता है मेमोरी में, बाज़ औक़ात कुछ डाटा वहाँ से उठाना भी पड़ता है, तो वो सारा जितना भी फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रहा होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जितनी भी है। उसके बाद फिर एक्सेस टू IO डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, मतलब आप कीबोर्ड से डाटा एंटर कर रहे हैं या आप स्क्रीन के ऊपर डाटा को फैच कर रहे हैं, तो वो सारा जितना भी इनपुट आउटपुट से डाटा आपका डिवाइसेस से आ रहा होता है या वहाँ पे राइट हो रहा होता है, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। देन फोर्थ वन इज़ कंट्रोल्ड एक्सेस टू द फाइल्स। बहुत सारी फाइल्स आपने स्टोर करवाई होती हैं, जिन फाइल्स से आप डाटा रीड भी कर रहे होते हो, उन फाइल्स में डाटा राइट भी कर रहे होते हो, तो ये पोर्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़िम्मे होता है कि जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। देन सिस्टम एक्सेस, पांचवा पॉइंट है, इन द केस ऑफ अ शेयर्ड और पब्लिक सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एक्सेस टू द सिस्टम एज ए होल एंड टू स्पेसिफिक सिस्टम रिसोर्सेज। जितने भी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, मेमोरी है या जो भी आपने उसको प्रोवाइड किए हुए हैं रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड लास्ट थिंग इज़ एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। फ़र्ज़ करें आपने, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क में अगर कोई एरर आता है तो उस एरर की डिटेक्शन जो है वो सारी डिफरेंट एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं, जिस तरह CRC है, तो वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो भी इसी के ज़िम्मे होती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही आपको इंश्योर करना है कि जितनी भी एरर डिटेक्शन कर रहा है या कोई रिस्पॉन्सेज वो ले रहा है डिवाइसेस से, मेमोरी से, वो सारी जितनी भी आपकी एरर डिटेक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करनी है। देन लास्ट थिंग जो है अकाउंटिंग। अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट्स यूजेज स्टेटिस्टिक्स फॉर वेरियस रिसोर्सेज। मतलब जो भी रिसोर्सेज, जो भी जॉब्स एलोकेट की हुई हैं डिफरेंट पोर्शंस को, फ़र्ज़ करें
आपने प्रिंटर को कोई जॉब असाइन की है और प्रिंटर ने उस कमांड को रन करना है, प्रोसेस को रन करना है और आपको आउटपुट देनी है, तो उसकी सुपरविजन जो है वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हो रही होती है। तो अकाउंटिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सर्विस प्रोवाइड करता है। और अकाउंटिंग में फर्दर जो आपके मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, देन एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस ABI जिसको कहते हैं, एंड देन लास्ट तीसरी चीज़ है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अगर ISA की बात करें तो ISA डिफाइंस द रेंज ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन फॉलो। जितनी भी मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे होते हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहलाती हैं। दिस इंटरफेस इज़ द बाउंड्री बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की ही जिम्मेदारी है। देन ABI क्या चीज़ है? द ABI डिफाइंस द स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी portability access programs. The ABI defines the system call interface to operating system and the hardware resources and सर्विसेज अवेलेबल इन द सिस्टम। जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज सिस्टम के पास अवेलेबल होते हैं वो सारे किससे मैनेज हो रहे होते हैं? ABI के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं। देन लास्ट थिंग इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सर्विस अवेलेबल इन अ सिस्टम थ्रू द यूज़र ISA। मतलब ISA को यूज़ करते हुए हार्डवेयर को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं वो इसी के थ्रू ही हो रही होती हैं। तो सप्लीमेंट विद हाई लेवल लैंग्वेज लाइब्रेरी कॉल्स, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी कॉल्स हैं उनके थ्रू ये डिफरेंट हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग API। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है दैट इज़ अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए रिसोर्स मैनेजर यूज़ कर रहे हैं उस केस में क्या हमारे पास डिटेल्स हैं? अ कंप्यूटर इज़ अ सेट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द मोमेंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड फॉर द कंट्रोल ऑफ दीज फंक्शंस। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे वो प्रोसेसिंग है या डाटा की मूवमेंट है, उस सब को ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मैनेज करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन इन द सेम वे एज ऑर्डनरी कंप्यूटर। ये एक ऑर्डनरी कंप्यूटर की तरह ही फंक्शन करता है। दैट इज़ इट इज़ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसर से रन हो रहा होता है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीक्वेंटली relinquishes control and must depend on the processor to allow it to regain control। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो बाज़ औक़ात वो अपना जो कंट्रोल है वो प्रोसेसर को दे रहा होता है और फिर प्रोसेसर से रीगेन कर रहा होता है डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो जॉब्स को जो कंट्रोल को गिव अप करना है और रीटेक करना है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन फंक्शन होता है। अ पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इन द मेन मेमोरी। इसका एक पोर्शन जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर होता है। दिस इंक्लूड्स द कर्नल, मीन्स के जो कर्नल होता है या न्यूक्लियस आप इसको कह सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपका मेन मेमोरी में स्टोर होता है। और इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपने स्टोर किया होता है। तो the allocation of this resource main memory is controlled jointly by operating system and memory management hardware in the processor। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है वो बेसिकली आपके इन तमाम मेमोरी के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो जो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर का ओवरव्यू है वो कुछ इस तरह से होता है जिसमें डिफरेंट इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद फिर जो है कि जैसे हमने लास्ट देखा है लास्ट स्लाइड में कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका कुछ पोर्शन आपका मेन मेमोरी के अंदर पड़ा होता है और उसके अलावा फिर मेन मेमोरी में प्रोग्राम्स और डाटा स्टोर होता है। और जितनी भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल है वो सारा प्रोसेसर के थ्रू हो रहा होता है। और इसी तरह से अगर आपका कोई सेकेंडरी स्टोरेज है तो
वो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह हार्ड डिस्क है आपकी, तो हार्ड डिस्क के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पोर्शन होता है जिसके साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स और डाटा आपका स्टोर हो रहा है। और ये जो आई/ओ कंट्रोलर्स हैं ये आपके इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फर्दर अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फर्स्ट वन इज़ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, then second one is interactive operating system, then uni-programming operating system, then multitasking operating system. इसी तरह से और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. लेकिन हम खुद को कर्टेल करेंगे जस्ट 4 टाइप्स पे. फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्टिव operating systems, then second one is batch operating systems, then third one is single program, then multi program. ठीक है, तो इनकी डिटेल्स देख लेते हैं. इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर. ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड को यूज़ करते हुए डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके यूज़र के साथ, उसको आप कहते हैं इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपने कोई भी जॉब अगर परफॉर्म करवानी है, ये मोस्टली पुराने जो ओल्ड टाइम कंप्यूटर्स होते थे उनमें ये फैसिलिटी होती थी, या ये ड्रॉबैक भी आप कह लें इसको, होता था कि वो एक कार्ड के ऊपर जॉब्स को कर्टेल करते थे, इकट्ठी करते थे, राइट अप करता था कोई भी अगर यूज़र को वो परफॉर्म करवाना है. उसके बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके वो देता था और कंप्यूटर ऑपरेटर उसको कंप्यूटर में पंच करता था, जिसके बाद वो जॉब्स परफॉर्म होती थी. ठीक है, मतलब डायरेक्टली यूज़र उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो एक बैच की सूरत में डिफरेंट जॉब्स को इकट्ठा करता है जो एक ही तरह से ऑपरेट हो सकती हैं, और उन जॉब्स को फिर वो ऑपरेटर के थ्रू जाके वो रन करवाता था. ठीक है, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको आप सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप कह सकते हैं. ठीक है, सिंगल प्रोग्राम का मतलब है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक ही जॉब को परफॉर्म कर सके. तो बैच भी एक वक्त में एक ही जॉब को परफॉर्म कर सकता था, और फर्दर उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे वो जॉब्स परफॉर्म हो रही होती थी. तो सिंगल प्रोग्राम में यही एक प्रॉपर्टी थी कि जी 1 बाय 1 वो जॉब्स आपकी परफॉर्म हो रही होती थी. लेकिन मल्टीटास्किंग में ये था कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो आपके पास आए हैं वो सारे मल्टीपल सेम टाइम में आपके पास ऑपरेट हो रहे होते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. अगर हम बात करें अर्लियर सिस्टम्स की, तो अर्लियर सिस्टम्स जो 1940s से 50s के मिड में थे, उनमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था. उसके 2 मेन डिसएडवांटेजेस थे या प्रॉब्लम्स थे. पहला प्रॉब्लम था कि स्केड्यूलिंग नहीं होती थी, मतलब जॉब्स की कोई स्केड्यूलिंग नहीं थी, जस्ट जो जॉब आई वो परफॉर्म हुई और कहानी ख़त्म. ठीक है, मोस्ट इंस्टॉलेशंस यूज्ड अ साइन अप शीट टू रिजर्व प्रोसेसर टाइम. मतलब आपको पहले कोई भी जॉब अगर परफॉर्म करवानी है तो आपको पहले उसको बहुत देर पहले उसको मतलब स्केड्यूलिंग उसकी करनी पड़ेगी, प्रोसेसर पे रिज़र्व करना पड़ेगा उसको. उसके बाद फिर वो आपके जो है वो टास्क को परफॉर्म करेगा. और उस केस में सिंगल यूज़र माइट साइन अप फॉर एन आवर एंड फिनिश इन 45 मिनट्स. दिस वुड रिजल्ट इन वेस्टेज कंप्यूटर आइडल टाइम. मतलब वो अगर 1 घंटे के लिए उसको करवाता है रिज़र्व, तो उस केस में वो 45 मिनट्स में अगर उसका टास्क ख़त्म हो गया तो वो 15 मिनट्स जो बाकी बचते थे वो उसके ज़ाया हो जाते थे. उसके बाद फिर उसमें सेकंड डिसएडवांटेज था कि सेटअप टाइम. सिंगल प्रोग्राम कॉल्ड अ जॉब could involve loading the compiler plus the high level language programs into memory. मतलब अगर वो मेन मेमोरी में पड़ा हुआ प्रोग्राम तो उसको मेन मेमोरी से लोड करना, फिर उसको रन करना, तो वो जो स्टार्टअप या सेटअप टाइम जो था वो ज़्यादा उसमें कंज्यूम होता था. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था अर्लियर कंप्यूटर्स में, जो कि अब नहीं है. अब मल्टीपल प्रोग्राम्स को पैरेलल में आप
परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो मेमोरी लेआउट था वो कुछ इस तरह से था कि एक मॉनिटर होता था जो डिफरेंट जॉब्स को एट ए टाइम मॉनिटर कर रहा होता था, और इस मॉनिटर के थ्रू ही वो जॉब सारी परफॉर्म हो रही होती थी। अब उसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करता था। यूज़र नो लॉन्गर हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोसेसर। यूज़र की प्रोसेसर को डायरेक्ट एक्सेस कोई भी नहीं थी, बल्कि वो मॉनिटर के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकता था। और मॉनिटर क्या करता था कि मॉनिटर कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर दिस टू बी सो मच ऑफ मॉनिटर मस्ट always be in main memory and available for execution time. That portion is referred to the resident monitor. मतलब मॉनिटर को हर टाइम मेन मेमोरी में रहना पड़ता था, तो वो खुद भी उसके लिए उसकी मेमोरी रिक्वायर्ड होती थी, जिसकी वजह से वो डिलेज आते थे और सेटअप टाइम उसका इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। कुछ इस तरह से कोई भी जॉब परफॉर्म होती थी जिसमें फोर्ट्रान में ये प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक है। तो इस केस में इंस्ट्रक्शंस टू मॉनिटर किस तरह होती थी, यूजुअली डिनोटेड बाय डॉलर साइन, फॉर एग्जांपल डॉलर जॉब, डॉलर FTN, डॉलर लोड, डॉलर रन। तो ये इस तरह की कुछ कमांड्स जो थी वो उस केस में ओल्डन टाइम्स में आप देते थे, तो वो कंप्यूटर फर्दर उसी हिसाब से जो कमांड आपने दी होती थी, रन की, लोड की, वो सारी कमांड्स उसको उसी हिसाब से रन हो रही होती थी। फर्दर अगर बात करें तो जो आपका हार्डवेयर होता है उसके फीचर्स, डिज़ायरेबल हार्डवेयर फीचर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ मेमोरी प्रोटेक्शन, ठीक है, कि टू प्रोटेक्ट द मेमोरी। देन सेकंड वन इज़ टाइमर टू प्रिवेंट ए जॉब कंट्रोलिंग द सिस्टम, मतलब एक जॉब एंटायर सिस्टम को कंट्रोल ना कर ले। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस ओनली एग्जीक्यूशन बाय द मॉनिटर, ठीक है, मतलब मॉनिटर के थ्रू ही एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, ना कि जॉब उसको कंट्रोल करना शुरू कर दे। और डिफरेंट किस्म की इंटरप्ट्स जो हैं वो इंटरप्ट्स के थ्रू ही आपका जो मॉनिटर है वो कंट्रोल गिव अप करे और मॉनिटर के थ्रू ही कंट्रोल को रीगेन करे, ठीक है। तो मतलब ये आपके डिज़ायर हार्डवेयर फीचर्स होने चाहिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे मल्टी बैच प्रोग्रामिंग की। तो मल्टी बैच प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा जो इशू था वो ये था कि आप देखें कि इवन विद द ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग प्रोवाइडेड बाय ए सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोसेसर इज़ ऑफन आइडियल। मींस के अगर हम इस प्रॉब्लम को लें तो अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वन रिकॉर्ड फाइल को रीड करता है 15 माइक्रो सेकेंड्स में, और 100 एग्जीक्यूशन करनी है इंस्ट्रक्शंस उसने, और 100 को करने के लिए 1 माइक्रो सेकेंड उसको रिक्वायर्ड है। देन राइट वन रिकॉर्ड टू द फाइल, मतलब फ़ाइल जो मेंटेन करनी है उसने वो भी 15 माइक्रो सेकेंड्स में कर रहा है। तो टोटल जो टाइम उसका रिक्वायर्ड है वो 31 माइक्रो सेकेंड्स उसको चाहिए। और इस सारे काम के लिए जो उसको CPU की यूटिलाइजेशन के लिए टाइम चाहिए वो है 1 ओवर टोटल टाइम, तो दैट विल बी 3.2%। मतलब अगर 100% यूटिलिटी एक CPU की हो सकती है तो वो उस 100 में से जस्ट 3.2% टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। उसके अलावा जो 96.8% टाइम है वो आपका CPU जो है वो आइडल स्टेट में है, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या होती है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके साथ अटैच्ड होती हैं ना वो प्रोसेसर की निस्बत स्लो होती हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंगल प्रोग्राम जो होता है, सिंगल प्रोग्राम के केस में ये उसकी टाइमलाइन है। आप देखें कि सिंपल यहाँ अगर प्रोग्राम रन हुआ तो इतनी देर के लिए CPU को वेट करना पड़ेगा, फिर रन हुआ फिर इतनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। तो जो वेटिंग टाइम है सिंगल के केस में वो बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स अगर हम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को अगर कंसीडर करें कि वो एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन करे, यहाँ इस केस में 2 प्रोग्राम्स हैं A और B। देखें जब A प्रोग्राम रन हो रहा है तो B वेट कर रहा है, उसके बाद फिर जब B रन हो रहा है तो A वेट कर रहा है, इतनी देर के लिए A ने वेट किया। अगर इसका कंबाइंड हम टाइम देखें
तो जो वेट टाइम है वो तो रिड्यूस हुआ और 2 प्रोसेसेस आपके रन हो रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट इसको बनाने के लिए अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स आप यूज़ करें, मतलब 2 से ज़्यादा भी प्रोग्राम्स आप यूज़ करें ABC, तो वो टाइम फर्दर आपका देखें वेट टाइम कम होता जा रहा है और उसी टाइम में आप ज़्यादा प्रोसेसेस को रन कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का या मल्टी प्रोसेसिंग का क्या फ़ायदा है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को उतने ही टाइम में ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक यूटिलाइजेशन की बात है तो ये स्लाइड आपको बता रही है कि बेसिकली आप 3 प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। एक ये है, ठीक है, एक जॉब ये है जो डार्क ग्रे कलर में है, एक बिल्कुल लाइट ग्रे कलर में है जॉब 2, और देन ये मेटेलिक कलर में आप देख रहे हैं ये है आपकी जॉब 3। तो 3 जॉब्स को आप रन कर रहे हैं। ये है यूनी प्रोग्रामिंग का केस और ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का केस। यूनी प्रोग्रामिंग के केस में आप देख रहे हैं कि टोटल CPU जो है वो आपका एक्वायर किया हुआ है जॉब 1 ने, लेकिन यहाँ पे उसी टाइम में ये देखें बिल्कुल छोटा सा पोर्शन जॉब 2 के पास भी है और थोड़ा सा पोर्शन जॉब 3 के पास भी है CPU का, ठीक है। तो ये CPU ज़्यादा बेहतर यूज़ कर रहे हैं बनिस्बत इसके, और जबकि यहाँ पे वो वेट कर रहा है कि जब पहला प्रोग्राम सॉल्व हो या पहली जॉब डन हो उसके बाद फिर वो दूसरी जॉब के लिए टाइम दे रहा है और फिर तीसरी के लिए, लेकिन यहाँ पे वो तीनों पैरेलल में चल रही हैं। जबकि मेमोरी का स्टेटस इस टाइम में क्या है, मेमोरी में जो आपका जॉब 1 है वो बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन उसका बाकी है, और जो जॉब 2 है उसका मैक्सिमम पोर्शन है, और जो जॉब 3 है उसका उससे कम पोर्शन है। तो यहाँ पे मेमोरी के केस में ये तीनों ही पैरेलल में चल रहे हैं, और डिस्क के ऊपर इस टाइम सिर्फ प्रोसेस 3 है, जबकि इस केस में भी प्रोसेस 3 ही सेव है, और ये इसी तरह से इसके फीचर्स हैं। इस केस में आप तीनों जॉब्स को पैरेलल में रन कर रहे हैं। यहाँ पे आप तीनों जॉब्स को पहली जॉब ख़त्म होने के बाद दूसरी, दैन दूसरी ख़त्म होने के बाद तीसरी, तो इस केस में आप वेस्टेज ज़्यादा है, इस केस में आपकी वेस्टेज कम है, और इस केस में CPU का यूजेज ज़्यादा एफिशिएंट है इस केस में, और इस केस में CPU का यूजेज कम है। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स क्या करते हैं कि ये आपको अलाउ करते हैं टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग अलाउज अ नंबर ऑफ यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम बैच मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इसका है कि मैक्सिमम यूजेज हो प्रोसेसर का, और इस केस में आप सोचते हैं कि मिनिमम रिस्पांस टाइम आपका है, ठीक है। जबकि दूसरी बेस जो है कंपैरिजन की, दैट इज सोर्स ऑफ डायरेक्टिव्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इस केस में बैच प्रोग्रामिंग के केस में जॉब कंट्रोल्स लैंग्वेज कमांड्स प्रोवाइड विद द जॉब, एंड ऑन द अदर हैंड टाइम शेयरिंग के केस में कमांड्स एंटर्ड एट द टर्मिनल, ठीक है। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।